नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे कोर्ट की कार्रवाई की, जो सवालों के घेरे में है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई लगातार अलग अलग मुद्दों पर जारी है, जिसका समय समय पर कोर्ट में चालान पेश हो रहा है। इस बीच केंद्रीय एजेंसियों पर विपक्ष यानी कि कांग्रेस लगातार सरकार और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते आ रही है। अब इस मामले में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर सियासत में आग लगी हुई है। क्या देश की न्यायिक प्रक्रिया पर भी अब सियासत की छाया पड़ने लगी है? कथित कोल घोटाले में एक बयान के फॉन्ट से लेकर फाइल तक उठी शंकाओं ने पूरे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। मामला सिर्फ एक दस्तावेज का नहीं, बल्कि न्यायिक पालिका की पवित्रता और जांच एजेंसियों की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल मामला कथित कोल घोटाले में अभियुक्त सूर्यकांत तिवारी की जमानत से जुड़ा है। इस केस में ईओडब्ल्यू एसीबी की ओर से जो दस्तावेज अदालत में पेश किए गए, उनमें सह अभियुक्त निखिल चंद्राकर का धारा 164 के तहत दिया गया बयान भी शामिल था। लेकिन जब इस बयान की प्रति अदालत की ओर से सूर्यकांत तिवारी के वकीलों को सौंपी गई, तो एक बड़ा खुलासा हुआ। वकीलों के अनुसार बयान की प्रतिलिपि उस भाषा में नहीं थी जिसमें सामान्यतः अदालत की प्रक्रिया होती है। यहां तक कि दस्तावेज में उपयोग किया गया फॉन्ट भी ऐसा था जो छत्तीसगढ़ की किसी भी अदालत में यूज ही नहीं होता। शिकायतकर्ता गिरीश देवांगन ने आरोप लगाया कि मजिस्ट्रेट के सामने निखिल चंद्राकर का बयान दर्ज करने की बजाय पेन ड्राइव में लाई गई सामग्री को ही अदालत में बयान के रूप में जमा कर दिया गया। यानी एजेंसी के कार्यालय में तैयार किया गया बयान अदालत में न्यायिक बयान बताकर पेश किया गया। 10 अक्टूबर को गिरीश देवांगन ने इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रायपुर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। इस खुलासे के बाद राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 30 तारीख को जब कुछ वकील कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगी हुई है और उसी से बयान पढ़ा जा रहा है। यह देश के इतिहास में पहली बार है जब अदालत की प्रक्रिया को इस तरह से प्रभावित किया गया। बघेल ने कहा, इस मामले की जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उन्हें तुरंत हटाया जाए ताकि जांच प्रभावित ना हो। वहीं इन आरोपों पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी लाजमी है, क्योंकि जिन मामलों की जांच हो रही है उनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। कोल घोटाला हो, शराब घोटाला हो या ट्रांसपोर्ट सैंड घोटाला, हर जगह कांग्रेस के नेताओं की भूमिका साफ दिखती है। तो सवाल अब यही है, क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर राजनीतिक तूफान उठना उचित है, या फिर समुचित सचमुच में कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है जो अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। वाला उसका नाम लोग बोलते, मैं कहाँ से लूंगा साहब, नहीं जानता उनको। गरीब आदमी मैं, व्यापार किया हूँ, मैं क्या गलत किया हूँ? व्यापार करता है, मैं खाद बीज दवाई का व्यापार करता हूँ साहब। सप्लाई किया, पूरा रिकॉर्ड दे दिया उनको, पूरा अकाउंट है मेरा। मैं परिवार को अंदर डाल देंगे बोलते, तो नहीं जानता साहब, उन लोग को नहीं जानता। मेरे पिताजी विभाग में नौकरी करते थे, 2017 में रिटायर हुए कृषि विभाग से। देते थे हम लोग, बनाते थे, माल बेचते थे साहब। हर जगह को तो घूस नहीं चलता होगा ना, दुनिया ही भ्रष्ट है, हमें पागल है। कमरा बंद था, कुछ वकील उस कोर्ट में पहुंचे और देखते क्या है, ये 30 तारीख की बात बता रहा हूँ, देखते क्या है कि कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा हुआ है, उसको रीड कर रहे हैं और जो आरोपी है वो सीधी ला रहा है। मतलब एक घटना हो गई, ये दूसरी घटना। देखिए, सजग जो वकील हैं उन्होंने अपने वकील साथियों से चर्चा की और सीधा डीजे के पास शिकायत की, तब जाके रुका। एफिडेविट देके शिकायत की गई है 4 वकीलों के द्वारा। 4 वकीलों ने कोर्ट के सामने एफिडेविट दिया कि हमारे सामने इस प्रकार की घटना हुई है, इसकी कंप्यूटर तो सुरक्षित रखी जाए, सीसी कैमरा सुरक्षित रखा जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसका मतलब ये है कि एसीबी, ईओडब्ल्यू, राज्य सरकार के अधिकारियों को न ही कानून का डर है, न ही न्यायालय का डर है, जो चाहे कर सकते हैं। ये स्थिति बनी हुई है जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। बातें बेबुनियाद और निराधार है। इस प्रकार के आरोप केवल और केवल राजनीतिक आरोप है। जब बड़े
बड़े घोटालों की जांच हो रही है और बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट स्पष्ट रूप से दिखता है, तो ये स्वाभाविक है कि इस तरह के आरोप लगें, पर ये निराधार और बेबुनियाद है। तो कोर्ट की कार्यवाही पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कई सारे आरोप लगाए गए और यह भी कहा गया कि क्या अब जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, अब वो झूठे सबूत भी पेश करने लगे हैं। इसको लेकर अब सत्ता पक्ष की से भी प्रतिक्रिया आई। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जितने भी घोटाले हैं उसमें कांग्रेस नेताओं के नाम आते हैं, इसलिए उनकी बेचैनी इस तरीके से। इस पर आज हम करेंगे बहस। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वात्सल्य मूर्ति हैं। वात्सल्य जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ विकास विजय बजाज हैं। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत में वात्सल्य जी सर, चर्चा की शुरुआत वात्सल्य जी मैं आपसे कर देता हूं। क्या हो रहा है न्यायिक पालिका में, न्याय प्रक्रिया में इस तरीके की गड़बड़ी? क्या पेन ड्राइव से लाया गया सबूत पढ़ा जाता है? क्या अब न्यायिक प्रक्रिया पर इस तरीके से राजनीतिक हथकंडे अपनाकर सवाल खड़े किए जाएंगे? और अगर ऐसी ही प्रक्रिया चली तो जनता का भरोसा कैसे होगा न्यायिक प्रक्रिया पर? वात्सल्य जी। देखिए ऋषभ जी, भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान और भारत की जितनी भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो कहा, मैं उससे भी सहमत हूं। ये सभी जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस है, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस है, कहीं ना कहीं इन्हें चलाने की जो जिम्मेदारी है वो आपके, मेरे और विकास जी जैसे इंडिविजुअल्स पर ही होती है। अगर हम निष्पक्ष नहीं तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती हैं। लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हमारे जो नियम है, जो कानून है, हमारा संविधान है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन सुचारू रूप से बिना किसी पक्षपात के काम करते रहें, इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस भी नियमों में हैं। इसीलिए तो कहीं पर भी आप देखेंगे ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। अगर कहीं कोई ऑफिसर, कोई व्यक्ति कहीं कुछ गलती, छोटी या बड़ी गलती कर भी देता है तो ऐसा नहीं है उसकी गलती निरंकुश हो जाती है, चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। इस केस में भी, पिछले केस में भी हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। ऐसा नहीं है कि चीजें निरंकुश हो गई हैं। कांग्रेस की बात हम करें तो जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमें देखिए एक बात समझनी पड़ेगी कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका देने के बाद कांग्रेस के पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर था कि वो 5 साल आए और छत्तीसगढ़ के लिए कुछ ऐसा करे कि छत्तीसगढ़ की जनता बार बार कांग्रेस को बुलाए। मगर छत्तीसगढ़ की जनता ने त्राहिमाम कर इन्हें हटा दिया और वापस से भारतीय जनता पार्टी को लाया। आज आप देखेंगे यह फैक्ट है कि 1 दर्जन से ज्यादा केसेस कांग्रेस नेताओं के ऊपर है। जो बड़े केसेस की मैं बात कर रहा हूं, जो 1000 करोड़ से ज्यादा बड़े केसेस है। तो कांग्रेस के पास ईओडब्ल्यू से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, इलेक्शन कमीशन से लेकर, सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो से लेकर हर किसी को चोर बोलने के अलावा, निष्पक्ष बोलने के अलावा कोई और चारा बचा भी नहीं है। वो चुप तो रह रहे हैं। वो इनकी जो प्रोसीडिंग्स है उसे बिल्कुल हेल्दी वे में एक्सेप्ट तो कर नहीं सकते हैं। इसीलिए वो इल्जाम लगाएंगे ही एक चोर की तरह, जैसा एक चोर हमेशा कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। वही आज कांग्रेस का हाल है। मगर इसका दूसरा पक्ष भी मैंने रखा, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन ही गलत। बस मैं यही समझना चाहता हूं वात्सल्य जी आपसे। वात्सल्य जी, पूरी बात आप जो कह रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साहब, वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े घोटालों में कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आते हैं, इसलिए बौखलाहट कांग्रेस के नेताओं में है। बात बौखलाहट की या कांग्रेस के नेताओं की नहीं है, बात है न्यायिक संविधान की, न्यायिक प्रक्रिया की। वो फॉन्ट, वो भाषा जो न्यायिक प्रक्रिया में इस्तेमाल ही नहीं होती है, उसमें बयान दिखाया जा रहा था जिसको वकील पढ़ रहे थे, इस पर आपत्ति जताई गई। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जनता का भरोसा कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया में है तो वो कुछ इन्हीं दस्तावेजों की वजह से है, वो कुछ इन्हीं प्रोटोकॉल्स की वजह से। अगर इनमें भी घपला हुआ, इनमें भी मिलावट कर दी जाती है तो ना तो भरोसा जनता का राजनीतिक पार्टियों में रहेगा, ना न्यायिक प्रक्रिया में रहेगा। निश्चित तौर पर ऋषभ जी, ईओडब्ल्यू एक बहुत बड़ी संस्था है जिन्होंने बड़े बड़े जो करप्शन के केसेस हैं उसे सॉल्व किए हैं। इसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। लेकिन जैसा मैंने कहा,
इन्हें चलाने वाले कहीं ना कहीं आपके मेरी तरह अफसर ही हैं, जो छोटी और बड़ी गलतियां करते हैं, पर इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। माननीय कोर्ट ने भी, जज साहब ने भी इसका संज्ञान लिया है, और अगर कोई गलती हुई है तो बिल्कुल ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए, जैसा भूपेश बघेल जी ने कहा कि एक नजीर स्थापित होनी चाहिए, अगली बार से ऐसा ना हो। मगर पूरी की पूरी संस्था को ही, उनके 70 साल के रिकॉर्ड को ही ये कह देना कि ये चोर है, ये मिली भगत है, ये बिक गए हैं, ये गलत है। मैं इस पर आक्षेप करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 140 लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं जब आप ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। और इस पर अगर कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है, कब होती है, ये भी सवाल बना हुआ है। विकास जी का मैं रुख कर लेता हूं। विकास जी, गलती है, अपराध है या साजिश है? छत्तीसगढ़ में ये घटना इस तरह की पहली बार दिखी है, और मैं अपने मित्र वात्सल भाई का धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि ऐसे कई संस्थाओं में ऐसे कई व्यक्तिगत और इंडिविजुअल और कुछ ग्रुप और समूह होते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, जो कानून के खिलाफ है, जो असंवैधानिक है। धन्यवाद करता हूं उनका जो उन्होंने प्रैक्टिकल बात की। अभी ये जो घटना हुई, जिसका जिक्र हमारे नेता गिरीश देवांगन जी ने एफिडेविट देके, 4 वकीलों ने एफिडेविट देके माननीय डीजी के समक्ष प्रस्तुत किया, और उसकी जांच जारी है। तो ये आपको लगता है भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं गलत हुआ है, आप निष्पक्ष जांच कीजिए, आरोपी को सलाखों की तरह पहुंचाइए, उसको साथ जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उसको मिलनी चाहिए। लेकिन आप फैब्रिकेट करके, किसी दस्तावेज और साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ करके अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो ये सरासर गलत है। इसको न्याय प्रणालिका में हम नीचे से लेकर ऊपर तक उसकी कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। तो उस प्रक्रिया का कांग्रेस विरोध कर रही है कि जो भी दस्तावेजों फॉन्ट आज तक कभी न्याय प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ की और रायपुर की न्यायपालिका में यूज नहीं है, उस फॉन्ट में अगर कुछ दर्ज है तो मतलब ये बड़ा संदेशास्पद है। अगर आपको लगता है कि कोई अपराधी, अच्छा विकास जी, देखिए, अगर जानबूझकर, विकास जी, अगर जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है, जानबूझकर इस तरीके से दस्तावेज पेश किए गए हैं, तो क्या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए? देखिए, इसमें फायदा तो पहुंचाने वाली कहीं स्थिति बनती नहीं है। ये तो किसी को व्यक्ति विशेष, कोई बड़े ऐसे नाम को घुमा फिरा कर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए लगातार ये लोग पिछले 2 सालों से प्रयासरत है। चाहे छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसी हो, चाहे केंद्रीय जांच एजेंसी हो, मैंने ये सवाल इसलिए किया विकास जी, क्योंकि जब किसी को नुकसान होता है तो किसी को फायदा भी होता है। देखो, फायदा तो राजनीतिक फायदा मिलेगा। अगर मैं यही समझना चाह रहा हूँ, किसी बड़े आदमी को, आप किसी अन्य दल के बड़े आदमी को, बड़े नेता को, मास लीडर को फैब्रिकेट करने में अगर सफल हुए तो राजनीतिक लाभ तो आपकी पार्टी जो सत्तारूढ़ है और जो ये करवा रही है उसको फायदा तो मिलेगा। अरुण साहू जी का बयान आया कि सब आरोप निराधार है, तो भाई अरुण साहू जी के ऊपर आरोप थोड़ी लगाया था हमने तो आरोप लगाया यहाँ की जांच एजेंसी और न्याय प्रक्रिया में जो वहां बैठे कुछ सिस्टम के लोगों के ऊपर। अरुण साहू जी उसकी सफाई देने भिड़ गए। अभी तक तो पूरा मुद्दा ही नहीं निकला। 2 दिन पहले की घटना है, 2 दिन पहले एफिडेविट गया 10 तारीख को। अभी जांच होगी, प्रक्रिया उसके प्रकरण में आएगा, क्या दूध का दूध और पानी का पानी अलग है। अरुण साहू जी अगर विचलितों के बयान दे रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे षड्यंत्र नजर आ रहा है, और ये षड्यंत्र को ही पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस पूरी लड़ाई लड़ेगी, जमीन से लेके संसद तक। विकास जी, ये षड्यंत्र क्या हो सकता है? षड्यंत्र क्या है, लगातार आप देखेंगे कि एक व्यक्ति विशेष के ऊपर लगातार टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो जितने भी घोटाले छत्तीसगढ़ में उभर के आए हैं उसकी सत्यता क्या है मैं नहीं जानता। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुए हैं, तो आरोपी जेल में भी हैं और जो बचे उनको भी जेल में डालिए। लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं इस सब के बहाने कोई कड़ी बना के एक बड़े व्यक्ति को, कुछ बड़े व्यक्तियों को हम लोग अगर टारगेट करके में सफल हुए, जिसका राजनीतिक लाभ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, तो ये बहुत गलत मंशा है और ये कांग्रेस पार्टी इसको कभी होने नहीं देगी। आप देखिए, ईडी हो, सीबीआई हो, क्या कांग्रेस पार्टी वर्तमान स्थिति में गिन के 4-5 राज्यों में है। आप देखेंगे बाकी मैक्सिमम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उनके सहयोगी की सरकार है। क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं है? क्या वहां के नेता दूध के धुल गए हैं? वहां के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो सब वॉशिंग पाउडर, निर्मा का वॉशिंग पाउडर सफेद सफेद रंग लग के क्लीन हो जाते हैं। तो आप निष्पक्षता आपकी वहीं प्रश्न लग जाता है जब आप बायस जो के काम करते हैं। आप इतनी बड़ी एजेंसी है, पूरी देश का आपके ऊपर भरोसा है। वत्सल भाई ने बोला कि 70 साल के इंस्टीट्यूशन है, कोई 50 साल पुराने इंस्टीट्यूशन है। ईडी का गठन ही यूपीए के समय में 2005 में
जब देश में कांग्रेस की सरकार है उस समय ईडी का गठन ही उस समय हुआ। अगर हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं होते तो इसका गठन ही क्यों करते? तो जो जिसका उसी हथियार का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन आप आरोपी के ऊपर कार्रवाई कीजिए ना, आप जो निर्दोष है उसको फ्रेम करने की कोशिश मत कीजिए, वहीं आपकी निष्पक्षता पे सवाल उठ जाएगा। आपको क्या बाकी राज्यों में कोई नहीं मिल रहा है जहां भाजपा शासित राज्य वहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहे? छत्तीसगढ़ का अभी हाल ये है, 2 दिन अभी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में यही चल रहा है, मादक पदार्थ रोको, रेती को रोको, कोयला का अवैध खनन रोको। तो आप समझिए अब कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, दवाई सप्लाई में भ्रष्टाचार, रोज महिलाओं के साथ गैंगरेप की शिकायत, शिक्षा कर्मी बेहाल, मितानिन बेहाल। तो आप कहीं ना कहीं आप देखिए मग, एक तो मग जो 1400 रुपए का मग है तो 32,000 रुपए में खरीदा जा रहा है ना? तो आप भ्रष्टाचार तो है, तो आपको खाली वो पुरानी सरकारों का भ्रष्टाचार दिख रहा है, अभी वर्तमान में भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। तो आप अगर नॉन बायस्ड होकर काम करेंगे, आप निष्पक्ष होकर काम करेंगे तो जनता भी आप पर भरोसा करेगी और कोई आपके ऊपर उंगली भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन आप दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करके किसी व्यक्ति विशेष को फैब्रिकेट करने की जब कोशिश करते हैं तब दिक्कत होती है। दोषियों को अगर फ्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लगते हैं। ठीक है विकास जी, आता हूं वापस से आपके पास। दोषियों को करेंगे तो कोई सवाल नहीं है। मैं सुनिए ऋषभ भाई, दोषियों को फ्रेम करेंगे, आरोपी है अगर सच में किया है तो कोई सवाल नहीं, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। लेकिन आप निर्दोष को फैब्रिकेट करने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। चलिए ठीक है, आता हूं विकास जी आपके पास। रुक कर लेते हैं जरा वात्सल्य जी का। वात्सल्य जी, पूरी बात विवेक जी की सुन रहे थे। कांग्रेस के नेता जब इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं तो इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता, बीजेपी के बड़े नेता आके जवाब देने लगते हैं। ईडी पर सवाल उठते हैं तो बीजेपी के नेता आके जवाब देने लगते हैं। ईओडब्ल्यू पर सवाल उठते हैं, बीजेपी के नेता आके जवाब देने लगते हैं। सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठते हैं तो बीजेपी के नेता आके जवाब देने लगते हैं। नहीं विकास जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन एजेंसियों पर जब सवाल उठते हैं तो बीजेपी के नेता से जब मीडिया पूछता है तब कोई भी बीजेपी का नेता, जैसे आज अगर मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। देखिए हम डिबेट में बैठे हैं और मैं सुनिए वात्सल्य जी, हम डिबेट में बैठे हैं और इस मुद्दे को लेकर मैं सवाल कर रहा हूं और आप जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके के सवाल सरकारी एजेंसियों पर उठते हैं तब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रैलियां हो रही हैं तब बड़े नेता आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पर उल्टा आरोप लगाने लगते हैं। इस बात को लेकर मैं कह रहा हूं। मैं आपको जस्ट अभी का एक उदाहरण दे देता हूं ऋषभ जी। अभी विकास जी ने एक बात कही कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि ईओडब्ल्यू ने कोई गलती की है। विकास जी आपने यही कहा, जबकि हुआ यह था कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के इस आरोप को खारिज किया कि ईओडब्ल्यू भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उस मैं देख उप मुख्यमंत्री जी ने आरोप नहीं रहा, पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाए। वात्सल्य जी बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। पूरी बात हो जाए। उप मुख्यमंत्री जी ने उस अफसर को क्लीन चिट नहीं दी है क्योंकि वो तो ऑलरेडी कोर्ट में मैटर है। तो यही कंफ्यूजन होता है मीडिया में। कोई भी ईओडब्ल्यू का पक्ष नहीं रख रहा है, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये केस ऑलरेडी कोर्ट में है, तो कैसे कोई भी उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, ईओडब्ल्यू के उस अफसर को क्लीन चिट दे सकता है। हमने उस आरोप का खंडन किया जिसमें माननीय भूपेश बघेल जी ये कह रहे थे कि ईओडब्ल्यू भारतीय जनता पार्टी के इशारे में काम कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, विकास जी, हमारा जो आक्षेप है वो इस बात से है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन से लेकर नीचे सीबीआई, ईओडब्ल्यू तक जब सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को आप नकार देते हैं, आप ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बेकार है, ये कुछ कर ही नहीं सकती है। देखिए 70 साल से इन व्यवस्थाओं को आपने ही स्थापित किया था आपके राज्य में, है ना। एक समय ऐसा था जब सुप्रीम कोर्ट ने, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, निष्पक्ष होकर विकास जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था विकास जी कि सीबीआई जो है आज कांग्रेस का मतलब एक जो भी सत्ताधारी पक्ष है उसका जो है पिंजड़े का एक तोता बन चुका है सीबीआई। जब और आपकी सरकार थी और वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही वो कटाक्ष था सुप्रीम कोर्ट का। आज भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी निगरानी में
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है उनकी निगरानी में इस केस को चलाना चाहिए। भाई वही हाई कोर्ट के जज कवासी लखमा जी का बेल लगातार खारिज कर रहे हैं, चैतन्य बघेल का जो बेल है उसे लगातार खारिज कर रहे हैं, तो आपको उन पर विश्वास नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये देखिए, चोर के पास कभी भी कोई और ऑप्शन रहता नहीं है। जब आपके पास 1 दर्जन से ज्यादा चोरी के आरोप हैं और सारे आरोप लगातार, एग्रीकल्चर जो अभी ये स्कैम हुआ है, जो उपकरणों का स्कैम हुआ है, उसमें आपके लोगों के पास से बकायदा सोना चांदी और कैश बरामद हुआ है ना, बरामद हुआ है, चीजें तो सामने दिख रही है। ठीक है, लेकिन वत्सली जी, सरकारी एजेंसियों के रडार में हमेशा कांग्रेस के नेता ही, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों रहते हैं? क्या सारे भ्रष्ट नेता कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस में भरे पड़े, दूसरी पार्टियों में कोई भी सारे साफ पाक हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? और जो लोग धूमिल होते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनके सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। यही तो बड़ा मुद्दा है, इसलिए तो सवाल बोलने का मौका है। ये आपने बहुत, ऋषभ जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। विकास जी भी कह रहे थे कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। देखिए, कांग्रेस भी जब तक अपने नेता का बचाव करती है, जब तक वो नेता कांग्रेस में है, तब तक वो नेता बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, और जैसे ही वो नेता किसी कारणवश बीजेपी में आ जाता है तो वो नेता चोर बन जाता है। तो इस तरीके से तो हम भी कह सकते हैं कि भाई वो नेता जब तक कांग्रेस में है तब तक वो उनका बचाव करते हैं, वो ईमानदार हैं, दूध के धुले हैं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए वो चोर बन गए। तो इस तरीके से तो ये बहस चलती रहेगी। देखिए, सबूतों पर कभी भी देश चलता है, एजेंसियां काम करती हैं। ठीक है, विकास जी बोलिए। आरोप जो भी कांग्रेस के नेताओं पर लगाते हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, यहाँ राज्य से लेकर केंद्र तक, वो आरोप लगाते हैं। कहीं दूसरे राज्यों में और कई ऐसी जगह हुआ कि बड़े बड़े आरोपी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और उनके गठबंधन सरकार में शामिल हो गए, तब वो आरोप तुरंत खारिज हो जाते हैं। अगले 2-3 महीनों में देखने को आता है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, उनके खिलाफ केस रद्द हो जाता है, उनको बाइज्जत क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये तो एक प्रक्रिया चल रही है। पिछले ये 10-12 सालों से डेमोक्रेसी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो हनन हुआ है, जो 4 स्तंभ थे, चारों स्तंभ को कंट्रोल करने की कोशिश और उसको एक डिक्टेटरशिप, अघोषित आपातकाल की स्थिति जो देश में बनी है कि जो कोई आवाज उठाएगा उसके खिलाफ एजेंसियां इस्तेमाल हो जाएगी, उसको जेल के इलाकों में भेजा जाएगा। आरोप नहीं है, तथ्य नहीं है, तो फिर किसी न किसी तरीके से ऐसे जो दस्तावेजों के साथ खेलवाड़ जो आप देखें अभी। ठीक है, लेकिन विकास जी देखिए, ये जो सरकारी एजेंसियां इतने सालों से काम कर रही हैं और किसी कार्यकर्ता या बड़े व्यापारी के यहाँ छापा मारती हैं, सुनिए ना, छापा अगर वहां पर मारती हैं तो यूं ही ये सरकारी एजेंसियां नहीं चली जाती, इनके पास कोई ठोस सबूत होते हैं तब जाकर, क्योंकि धुआं भी वहीं से उठता जहां आग होती है। और आपको भरोसा नहीं तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते? बिल्कुल सही, आपकी पूरी बात सहमत। अगर सरकारी एजेंसी किसी भी भ्रष्टाचारी या आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करती है, हम उसका स्वागत करते हैं। एक राष्ट्रीय दल होने के नाते, छत्तीसगढ़ में एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उस आरोपी या उस अपराधी के आड़ में आप कोई कड़ी बना के, कोई लिंक बना के अगर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी पूरे दम से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, चाहे कानूनी लड़ाई हो, चाहे सड़क की लड़ाई हो, चाहे संसद की लड़ाई हो। हमारा ठीक है विकास जी, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है विकास जी। कोई दिक्कत नहीं, आप निष्पक्ष जांच करिए। आरोपी है, भ्रष्टाचार हुआ, जेल के पीछे जाना चाहिए, जो बच्चे उनको भी डालिए, लेकिन आप टारगेट करके हमारे नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र मत करिए, यही हमारा आरोप है। ठीक है, षड्यंत्र नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, यही मूल मंत्र तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी होना चाहिए, सरकारों का भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वात्सल्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। आज हम बात कर रहे थे कोर्ट की कार्यवाही की, जिसको लेकर अब कांग्रेस कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है, जिसका जवाब बीजेपी भी दे रही है। लेकिन क्या ये सवाल खड़े करना लाजमी है? क्या इन सवालों में कोई तथ्य, कोई तर्क छिपा हुआ है? क्या इन सवालों के जरिए जांच फिर से शुरू होगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।